हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के ऊपर बहुत सारे टॉक शोज आयोजित करते हैं। विद्वानों को बुलाते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जो विभिन्न ज्वलंत विषयों के ऊपर अपनी राय रखते हैं। जो मेहमान आज हमारे साथ हैं वो है श्री संजय श्रीवास्तव। संजय जी, स्वागत है आपका इस शो के अंदर। नमस्कार वोरा जी, धन्यवाद आपका और आभार आपके सारे दर्शकों का भी। धन्यवाद। दर्शक मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि ये इतने बड़े विद्वान हैं कि इनकी तारीफ में कुछ भी कहना ऐसा लगता है कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। श्री श्रीवास्तव जी जो हैं, बीटेक हैं और आईआईएम कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं, कैरियर सीईओ रहे हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स रहे हैं जाने कितनी कंपनियों के। बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर्स हैं जिसमें फाइनेंस भी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कंपनीज जिसमें इन्होंने काम किया है, महिंद्रा, एक्सेंचर, टाटा, क्राइसिल, स्टैंडर्ड एंड पुअर। इसके अलावा वो महिंद्रा की इंटीग्रेटेड सिटीज बिजनेस फॉर 7 ईयर्स उसके सीईओ और बिजनेस हेड रहे हैं। 25 ईयर्स से ज्यादा का कटिंग एज एक्सपीरियंस है। एक तरह से भारत के एक्सेप्शनल ग्रोथ लीडर रहे हैं। कहा जाए तो शुरुआती दौर में जब लोगों ने स्टार्टअप का नाम भी नहीं सुना था, ये उस दौर में ये बहुत सारी कंपनियों को स्थापित कर चुके हैं। तो मैं इनको क्या है कि अर्ली एज स्टार्टअप गुरु कहना पसंद करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने काफी सम्मान भी प्राप्त किए हैं, जिसमें बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, मेक इन इंडिया के साथ जुड़े रहे हैं। भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं और जो बाकी अंग हैं जो नीतियां बनाते हैं उनके साथ जुड़े रहे हैं। एक तरह से उनकी एडवाइस, उनके सजेशंस भारत सरकार के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनको उससे गाइडेंस मिली है, डायरेक्शन मिली है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें भी कुछ डायरेक्शन भारत के आम आदमी के लिए श्री संजय श्रीवास्तव जी से प्राप्त होगी। संजय जी, स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतना वक्त दिया कि आप इस शो पर आए। धन्यवाद श्री वोरा जी, नमस्कार, नमन आपका और आभार आपके सारे दर्शकों का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ और आपने इतना एलैबोरेट इंट्रोडक्शन दिया। बट जैसे आपके सारे दर्शक हैं, मैं भी आपके दर्शकों की जैसे एक हूँ। और जैसा आपने बोला कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पिछले 25 साल में, कि शायद सही समय पर सही जगह था और सही इंडस्ट्रीज बन रही थी। तो उसी तरह मेरा करियर जो है ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर और इंट्रा एंटरप्रेन्योर का मिश्रण हो गया। तो मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट में था, बट मुझे हर वक्त नई चीजें बनाने को मिली और इसी से बहुत सीखा और इसी से मैंने योगदान दिया। जी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके आने से। शुरुआती यात्रा के बारे में, अपनी जो जीवन की स्टार्ट हुई, कैसे आप इंडस्ट्री से जुड़े, जब आप आईएम से निकले, बीटेक किया, आपने एजुकेशन पूरी की, तो कैसे आप इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हुए और कैसे फिर आपकी यात्रा वहां से यहाँ तक पहुंची, उसका एक छोटा सा एक वर्णन आप करेंगे तो हमें खुशी होगी। जी गौरा जी, सो मेरी जो मेरी स्कूलिंग है और जो मेरा इंजीनियरिंग थी वो मैं लखनऊ यूपी से पढ़ा लिखा हूँ। जी। और मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा। पर एक चीज जो उस मुझे जमाने में उस जमाने में उस जमाने में 1992 में, और एक चीज जो मेरे लिए बहुत क्लियर थी कि शुरू से कि अगर कुछ करना है तो मुझे देश के लिए करना है। तो उस जमाने में जब मैं पास हुआ तो मुझे याद है, और आज भी अगर मैं देखूं तो मेरे बैच के सिर्फ 2 लोग जो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हुए सिर्फ इंडिया में हैं। एक बार्क में काम करते हैं और एक मैं।
और क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि कुछ करूंगा, तो वहां से उसके बाद जब मैंने मैनेजमेंट करा, तो सबसे पहले मैंने देखा कि कौन सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो पहले 5 साल मैंने क्रिसिल, जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर की कंपनी है, अब इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 5 साल में काम किया। पर वहां पर भी मैंने एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया। तो जैसे क्रिसिल और स्टैंडर्ड एंड पुअर दुनिया भर में ज्यादातर क्रेडिट रेटिंग के लिए जानी जाती है, जी पर एक्चुअली मैंने रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिवीजन में शुरुआत की, नई नई चीजें की। आजकल आपके सारे दर्शक देख रहे होंगे कि सेंसेक्स और सारे इंडेक्सेस कहाँ एकदम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो आप देखिए आज उन सब में एक प्रीफिक्स लिखा हुआ आता है कि S&P या CNX निफ्टी इंडेक्स, CNX रियलिटी इंडेक्स। तो पहली जो वो एक्चुअली उसकी शुरुआत थी, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर, क्रिसिल और NSE का जॉइंट वेंचर ओ उस वक्त। सो दैट इज व्हाट द प्रीफिक्स S&P और CNX एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। सो हम उस वक्त इंडिया में ये टेक्नोलॉजी लेकर आए कि आप लाइक फॉर लाइक मेजर करिए। जी अगर आप जी रियल एस्टेट की कंपनी है तो रियल एस्टेट कैसा कर रहा है, अगर आप IT की कंपनी है तो IT वो लाए। फिर हमने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज सर्विसेज लॉन्च की, फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च करी, ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजीज और दूसरे से। तो उससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिला कि आप फिनेंस और IT को कंबाइन करके कैसे काम कर सकते हैं। फिर मैंने 12 साल एक्चुअली टाटा ग्रुप में काम किया, क्योंकि जी उस वक्त IT और टेलीकॉम ग्रो हो रहा था, और आए बहुत सारी चीजें उस वक्त नई नई आ रही थी। मैं टाटा ग्रुप में गया, वहां पे हमने नई नई सर्विसेज टेलीकॉम रिलेटेड लॉन्च करी। फिर से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं BSNL का जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो मैं एक कोर टीम मेंबर था, जिस टीम मेंबर ने जाके उस डिसइन्वेस्टमेंट करा। और फिर मैं वहां जाकर ग्लोबल हेड और प्रोडक्ट और मार्केटिंग का हो गया। और BSNL से जो टाटा कम्युनिकेशंस की जर्नी थी, इंडिया से लेके एक्चुअली एक विश्व स्तरीय कंपनी जो टाटा ने बनाई, जो एंटरप्राइज बिजनेस के लिए बहुत अच्छी थी। मेरा सौभाग्य था कि मैंने उसमें काम किया। बहुत सारे हमने इंटरनेशनल मर्जर एंड एक्विजिशन किए। वो उस वक्त इंडिया से किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा M&A इम्पैक्ट था। तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली उसमें काम करने की। फिर उसके बाद जब टाटा टेली सर्विसेज की नई सर्विसेज लॉन्च हुई, तो फिर से हमने काम किया और वो नई सर्विसेज ग्रो करा, और उसको भी शुरुआत से लेके इंडिया का नंबर 1 मार्केट शेयर बनाया। फिर एक्सेंचर में काम किया। उसके बाद करीब 2013 में IT और टेलीकॉम में काफी काम किया था। एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहिए, और आजकल आजकल जो जोर पकड़ रहा है कि कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। तो 7 साल मैं महिंद्रा ग्रुप में था, और हमने 4 कंपनीज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लॉन्च की, जो कि उस जमाने में इनफैक्ट मेरे ज्वाइन करने से पहले ही जिसका उद्देश्य था कि आप कैसे 3 चीज पे फोकस करेंगे, लाइवलीहुड, लिविंग लाइफ। और वही देखिए आज हर आम दर्शक के और हर आम आदमी के ऊपर यही बात है कि जान भी और जहान भी। और और उस तो इस तरह हमने 4 वर्ल्ड सिटीज लॉन्च की। हमने जॉइंट वेंचर करे सुमितोमो कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के संग, वहाँ पे मैं बोर्ड डायरेक्टर था। और जब तक मैं 7 साल में मेरा ये पर्टिकुलर स्टेंट खत्म हुआ, तब तक हम करीब 160 कंपनी 20 देश से 5 कॉन्टिनेंट से लेकर आए, करीब 17,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो ये मेरी 25 साल की जर्नी रही। आप बहुत एक बड़ा अनुभव लेकर चल रहे हैं, जहां आपके अनुभव का फायदा एज ए एडवाइजर भी बहुत सारी कंपनियां उठा रही हैं। जी भारत एक तरह से कहा जाए तो एक दुनिया का टैलेंट पूल रहा है।
जी यहाँ जी पर चाहे सॉफ्टवेयर हो या दूसरे जो डोमेन्स हैं वहां से जो वैज्ञानिक निकलते हैं, मैथमेटिशियंस निकलते हैं, इंजीनियर्स निकल रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं। पर इंसिडेंटली आज ही मेरा एक आर्टिकल भी रिलीज हुआ है कि अ, जो रिसर्च है वहां पे हिंदुस्तान, जहां तक क्वालिटी की बात है, जहां तक इनोवेशन की बात है, वो दुनिया की स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आता है। नाम के पेटेंट्स हैं। अब कल ही मैंने डेटा दिए थे कि अमेरिका में 41,000 से ज्यादा करीब पीएचडी निकलते हैं। चाइना से करीब 34,400 पीएचडी निकलते हैं हर साल। ये 2018 के डेटा हैं। इंडिया से भी करीब 24-25 हजार निकले हैं। अब गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो जो वो लोग अपने रिसर्च में डिलीवर कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में हैं, हमारी डिलीवरी कहीं नजर नहीं आती। और हम हार्डवेयर के अंदर ऐसा लगता है कि हम किसी फैक्ट्री में चला जाए, एंडी में सारी कैपिटल गुड्स ऐसा लगता है इंपोर्टेड है हर जगह। जो भी प्रेसिशन मशीनरीज हैं, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। मुझे हिंदुस्तानी मशीनरी मिलनी मुश्किल है। रेल, नया ट्रैक बिछाओ, रोड बनाओ, टनल्स बनाओ, ऐसा लगता है कि हर मशीनरी बाहर से आती है। हम ये दरअसल ये क्या कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग की बस मिस क्यों कर गए सर? आपको तो बहुत अनुभव है। ये कैसे हुआ कि हम जो पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं, हम किसी का भी हिस्सा नहीं बन पाए और बाहर जाके हम एक्सेल कर जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हम अपने लिए कोई ऐसी चीज नहीं कर पाए जिसके द्वारा कि हम अपने आप को कहें कि हमने कोई मास्टर चीज पैदा की। ऐसा क्यों हुआ सर? आप तो बहुत फैक्ट्रियों के साथ, बहुत यूनिट के साथ जुड़े रहे हैं। जी वोरा जी। तो देखिए, मैं हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो मैं इस सिचुएशन को ऐसा देखता हूँ, जो आपने डेटा बोले वो सही है, पर मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारा ग्लास हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है। तो जहाँ तक हमें होना चाहिए था शायद, और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा जीडीपी का साइज है, जो हमारा यूथ का साइज है, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था। पर आई थिंक दे दो तीन की रीजंस मैं देखता हूँ। एक देखिए कि शुरू में जो फोकस था वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उससे ज्यादा कहाँ पे सबसे जल्दी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है वो था। तो उस वक्त, तो उस हिसाब से देखिए हमारा जो आईटी सर्विसेज है वो बहुत ग्रो हो गया। दूसरी चीज जो है, जब शुरू में जो हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर था, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए नहीं था। तीसरी चीज जो आपने बताई, और अगर आप आंकड़े भी देखें, जो इंडिया का अभी भी करंट जीडीपी है, पर जितना परसेंटेज कंपनीज और गवर्नमेंट को एक्चुअली आरएनडी में करना चाहिए, वो जो आप टॉप 5 कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो करीब उसका आधा है, प्रतिशत में, आधे से भी कम है। आधे से भी कम है। मैं तो डेटा डेटा भी ऐड कर देता हूँ। अमेरिका का इस टाइम 2.8% है जीडीपी का। उसका तो जीडीपी हिंदुस्तान से करीब 10 गुना बड़ा है, 8-10 गुना बड़ा है। चाइना का जो पहले 1.4% था, अब वो बढ़ के 2.2% ऑफ जीडीपी है, और चाइना का जीडीपी भी 5-6 गुना बड़ा है हमसे। कोरिया और इजराइल सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, 5% करते हैं। यहाँ पर हमारा 2018 के डेटा के हिसाब से 0.7% है, जिसमें आधा प्राइवेट सेक्टर का है, आधा गवर्नमेंट का है। और उस आधे में से 0.35 में से करीब आधा मनी सिर्फ 3 सेक्टर को जाता है, डिफेंस को, स्पेस को, एटॉमिक एनर्जी को। जी, ये जी डेटा जी। है। तो तो उस हिसाब से ऑल्सो देखिए, जब शुरू में कोई भी कंपनीज अल्टीमेटली वो वही स्केल बनाएंगी जहां पे उनका एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो जी, बहुत सारे, एक तो जैसे आपने बोला, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास टैलेंट, खासकर आईआईटीज और दूसरे हायर इंस्टीट्यूट से अब्रॉड जा रहे थे। दूसरा आप देखिए कि बहुत सारी कंपनीज ने भी जो आर एंड डी सेंटर बनाए, वो आर एंड डी एक्चुअली कोई इंडिया में वो उसका यूज ही नहीं हो रहा है। तो जैसे आप देखिए, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, जी, तो आप कोई भी टॉप क्लास कंपनी देखें, आप चाहे क्वालकॉम देखेंगे, इंटेल,
AMD, सबका R&D सेंटर है पर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ये रहा है। अब सिचुएशन चेंज हो रही है। तो जैसे आपने जो 3-4 सेक्टर है जहाँ पे आपने मेंशन किया, वहाँ ऑलरेडी देखिए कि काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे इसरो और सैटेलाइट डिफेंस वगैरह में हम वर्ल्ड के लोएस्ट कॉस्ट हैं। तो आप देखिए, इसको जब आप कंबाइन करेंगे जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, आई थिंक वही इसका एक फंडामेंटल जो प्लेटफॉर्म है वो यही है कि आप किसी भी विकसित देश को देखें, उसके जीडीपी का कम से कम 25 से 28% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। करेंटली जो अगर आप इंडिया का देखेंगे तो करीब 14 से 15%। तो जब तक हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं होगा और हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो ना हम वो जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं और ना ही एम्प्लॉयमेंट की कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दो चीजों को देखते हुए जो मेक इन इंडिया का अब जो आप फोकस देखेंगे, तो वो इन्हीं सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमें, जैसे ऑलमोस्ट होम बेस होता है जो आम भाषा में, कि मुंबई इंडियंस को मुंबई में हराना या चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई में हराना एकदम इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह हमारा होम टर्फ किस किस एरिया में है, और उसी एरिया को आइडेंटिफाई करके R&D, इंसेंटिव और टैक्स, इन तीनों चीज को कंबाइन करके इनिशिएटिव है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज हो सकती है। आप श्रीवास्तव जी मेक इन इंडिया से शुरुआत से जुड़े रहे हैं। जी ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कुछ सालों के अंदर ड्रॉप क्यों हो गया और वो आत्मनिर्भर में कैसे चेंज हो गया? ये बदलाव कैसे आया है? ये लोगों की भी लिए भी एक पहेली बना हुआ है कि अचानक से मेक इन इंडिया की बातें होनी रुक गई भारत के अंदर और नई टेक्नोलॉजी लाई गई, आत्मनिर्भर भारत। ऐसा क्या हुआ? क्या मेक इन इंडिया, बहुत सारे जो आर्टिकल्स बड़े-बड़े इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स में आते हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में वो उतनी एनकरेजिंग नहीं है, ऐसा क्या हो गया था? जी। तो ये सवाल अक्सर आता है हमारे डिस्कशन में। और हाँ, जो मेरी समझ है, मैं ये देखता हूँ कि ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। ये विपरीत या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्योंकि आप कोई किसी भी नेशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, चाहे जापान आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, या यूएस, या इवन इंग्लैंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो अगर आप एक फंडामेंटल चेंज चाहते हैं कंट्री का, तो उसमें टाइम लगता है। तो जो शुरुआत में जो मेक इन इंडिया का फोकस था, फोकस वही है कि आप मेक इन इंडिया को कैसे इंडिया को एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनाएंगे। अब उसके ऊपर जब एक फंडामेंटल एफर्ट करा गया है, और अगर आप कोविड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी देखें जो सिर्फ ना सिर्फ देश में है पर विदेश में भी है, कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, लोगों को एक्चुअली सामान नहीं मिल रहा है, जियो पॉलिटिकल एंगल आ गया है कि कौन किसके संग अलाइंड है और कौन किसका पार्टनर है। अगर इन सब चीजों को देखें, तो ये कंबाइन करने के लिए आत्मनिर्भर जो है, वो मैं बोलूंगा कि वो एक और पेडल या एक्सेलरेटर है मेक इन इंडिया के लिए। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को अगर आपको कंबाइन करना है, तो जो एमएसएमईज हैं, जो इंडिया की एग्जिस्टिंग कंपनीज है, अगर आप उनको एनकरेज करेंगे, जो जैसे आपने शुरुआत में बोला कि आप शुरू में कोई भी मशीन देखते हैं, अगर बहुत अच्छी मशीन है, हाई क्लास मशीन है, तो आप ऑलमोस्ट अज्यूम करेंगे कि वो इम्पोर्टेड है। तो आत्मनिर्भर जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच नहीं है, वो एक एनेबलिंग अप्रोच है। तो उससे आज देखिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज, इवन अगर हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखें, कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो हो गई हैं। आप जैसे ऑटोमोटिव का मैं एग्जांपल लूं, क्या ग्लोबल स्केल है?
बहुत सारे सेगमेंट में हम वर्ल्ड का नंबर 1 टू व्हीलर्स बनाते हैं बाय वॉल्यूम, हम वर्ल्ड के बाय वॉल्यूम ट्रैक्टर्स बनाते हैं और अभी कोविड के बाद वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। हम वर्ल्ड के फर्स्ट थ्री व्हीलर्स बनाते हैं। तो अगर हम इन तीन सेगमेंट में हैं तो इस तरह तो जो हमारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट के सप्लायर्स डेवलप हुए हैं उनका अच्छा इकोसिस्टम हो गया है। सिमिलरली आप देखिए मोबाइल, दुनिया भर में सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट क्वालिटी मोबाइल अब इंडिया में बन रहे हैं। इनफैक्ट बाकी देशों को आप असेंबल छोड़िए, असेंबल हो रहे हैं बल्कि कहेंगे। हाँ जी, अब उसमें धीमे धीमे मूव कर रहा है। तो अब देखिए आप सिर्फ दूसरे कोरियन और यूरोपियन नहीं, इवन चाइनीज कंपनीज चाहे वो ओप्पो हो या वीवो हो अब आके बना रहे हैं। अब क्योंकि एक बेस बन गया है, आप कंपोनेंट के लिए स्केल है, तो अब आप जो पीएलआई स्कीम देख रहे हैं जो आ रही है, पीएलआई स्कीम में इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप इंडिया में बनाएंगे तो एडिशनल 2 से 6% का आपको एडवांटेज होगा। तो इस तरह हमें ये सब स्केल यूज करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और जो आपने बातें कही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक जिसे हम एक सॉवरीन ग्रोथ कहते हैं जी वो हमेशा होता रहा है। और वो आज की कहानी नहीं है, तो वो 73 ईयर से चला आ रहा है कि हमने सॉवरीन ग्रोथ पहले से हासिल की थी। अगर हम 1947 में चले जाएं तो हमारा बजट 300 करोड़ के आसपास था, जी जो कुछ भी नहीं होता जब 99% लोग ऑलमोस्ट पॉवर्टी लाइन के नीचे हों जिस देश में उस समय, तो वहां से निकलकर यहां तक भी आना बहुत बड़ी बात है। जी अ, आपने बातें की इकोसिस्टम के बनाने की, अब वो मोबाइल के द्वारा ये पीएलआई स्कीम के द्वारा इकोसिस्टम बन रहे हैं, अब निर्माण हो रहा है। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर हिंदी बिजनेस स्टैंडर्ड के, मैं कभी कोई हिंदी पेपर भी पढ़ता हूँ साथ में, जी उसी के अंदर उसका एडिटोरियल है। उन्होंने कहा है कि प्रगति से कोई इनकार नहीं कर सकता, प्रगति लगातार हुई है, सतत हुई है, और प्रगति किसी एक फेज में नहीं, हर फेज के अंदर हुई है। चाहे सरदार मनमोहन सिंह थे या अटल बिहारी जी थे या उसके पहले देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल वगैरह थे। हर जगह हाईवे बन रहे थे, तब भी बनने शुरू हुए थे, रेल ट्रैक बन रहे थे, पुल बन रहे थे। सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होता है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, लोगों की हेल्थ के लिए। वो शायद कई बार हाईवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं सारी जिंदगी फाइनेंस के साथ जुड़ा रहा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा रहा। जी अब उसके अंदर एक मेन सवाल आता है। सवाल जो आंकड़े मेरे पास हैं, मैं तो भारत सरकार के आंकड़ों की बात करता हूं जो बजट के आंकड़े हैं, जिसमें आपके बजट एस्टिमेट्स भी हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी हैं। जी और वही आज लास्ट पैराग्राफ बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में दिया। कहता है सब कुछ बेहतर है, आप कर रहे हैं, आपके पास बहुत स्कीम्स हैं। अब लास्ट का क्वेश्चन था, पर आपके पास राजस्व नहीं है। कहता है एक बात हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए, ये आर्टिकल कहता है वो, कि अगर राजस्व नहीं होगा तो आप पैसे कहां से लाएंगे, ये समझ से बाहर है। पिछले करीब करीब 5 वर्षों में ऐसा हुआ है कि हमारी जो बजट के अंदर जो एक हमारी टैक्स कलेक्शन की जो सॉवरीन ग्रोथ होती है, वो करीब करीब 12 और 15% के बीच में रही है। वो ऑलमोस्ट एक कंसिस्टेंट रही है 30 साल से, मैं आपको बताऊं, ये आप भी जानकार हैं। जी लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि पिछले 5 सालों में 2017 से 2021 तक ये लगातार गिरी है। और ये 17% से गिर के 11 पे आई, फिर 9 पे आई, फिर 3 पे आई, और इस साल तो नीचे ही चली गई है। यानी कि इससे पहले साल में भी जो ग्रोथ थी वो 3% के आसपास पर आ गई थी। राजस्व नहीं मिलेगा तो एलोकेशंस कहां से होंगे? और 60% जो ग्रोथ होती है वो स्टेट्स में होती है और 40% ही सेंटर में है। तो जो ग्रोथ स्टेट में होगी वही हमें दिखेगी, देखा जाए तो जी सेंटर की जी ग्रोथ हाँ, कभी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि सेंटर अपने आप एक वर्चुअल एंटिटी है देखा जाए जी तो। जी वो ठीक है, हाईवे बना देंगे, डिफेंस कर देंगे, विदेश मंत्रालय संभाल लेंगे, कम्युनिकेशन संभाल लेंगे, लेकिन असली विकास राज्यों का होता है। राज्यों की हालत बहुत खराब है श्रीवास्तव जी। अब इन परिस्थितियों में जब राजस्व ना सेंटर के पास है, जो कम होता जा रहा है, ना स्टेट्स के पास है, स्कीम बहुत है, राजस्व कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? जी। तो देखिए जो
जैसे कि आप तो कस्टम और इनकम टैक्स को इतने अंदरूनी तौर से जानते हैं, तो अगर ये जो करंट पूल की ग्रोथ कम होगी तो हमें इस पूल में और रिसोर्सेज ऐड करने हैं। अब दो तरीके से हो रहे हैं, एक तो जो लास्ट ईयर था और जो करंट ईयर है, इसको हम किसी भी तरह बिजनेस एज अनयूजुअल नहीं कर सकते। इसको तो भूल ही जाए, भूल ही जी, जाए। तो पर उसमें भी देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है वो इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आपको दो तीन क्रिटिकल चीजों में इन्वेस्ट करना है। एक तो हेल्थ केयर में जैसे आपने बोला, और दूसरा लोगों को सपोर्ट करने को, खासकर जो पॉवर्टी लाइन में है। और तीसरी चीज है कि आपको एक एक्सेलरेटर करना है। अगर आप धीमे हुए तो आपको एक्सेलरेटर कहाँ से आएगा? तो वो एक्सेलरेटर जो आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी जगहों से इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा चीज जो करना है कि आपको खासकर आपने बात किया कि स्टेट में ही अल्टीमेटली स्टेट का ही इकोनॉमी जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कंपनीज भी आती हैं या जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो स्टेट में ही कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ जहां पर भी स्टेट में, जिस स्टेट में भी देंगे, तो आप ये देखिए कि फाइनली अगर कंपनी इंडिया में आएगी तो वो किसी स्टेट में जाएगी, या अभी अगर वो एग्जिस्टिंग आगे किसी भी स्टेट में अगर उसको और निवेश करना है। तो आप देखिए पिछले 3-4 साल में जो एक की चेंज हुआ है और उसका रिजल्ट आ रहा है कि अभी कंपनीज जो हैं वो देखती थी कि एक एक चीज की मैं कैसे करूं। अब आपने पहले फोकस किया कि पॉलिसी लेवल पे आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फोकस किया। आपने ऑलमोस्ट 77 रैंक्स 4 साल में करके आप 63rd रैंक पे आए। दूसरा चीज, जैसे आपने बोला कि आपको अंतरराष्ट्रीय कंपैरिजन करना है, एक्चुअली सिर्फ ये अपनी रैंक हम आइसोलेशन में नहीं आए। आप अगर लास्ट ईयर के आंकड़े देखेंगे, so 20% of the टोटल रिफॉर्म्स जो टॉप परफॉर्मेंस ने किए हैं वो इंडिया में हुए। तो एक तो वो चीज है। दूसरी चीज जो है, कंपनी जैसे आपने बोला कि शुरू में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही, उसके दो मेन रीजन थे। अगर बहुत सारे लोग पिछले 4-5 साल से चाइना प्लस वन की बात कर रहे हैं, पर चाइना से जो कंपनीज निकल भी रही थी अपना इंश्योरेंस के लिए दूसरी जगह बना रहे थे, वो आसियान कंट्रीज में जा रही थी। तो अब क्यों जा रही थी? क्योंकि वहां का टैक्स रेट भी लोअर था। तो उसके लिए आप देखिए जो सितंबर 2019 में जो आया, 1 अक्टूबर टू 2019 से, अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अगले 3 साल अगर कोई भी यूनिट लगाएगा वो लोएस्ट हो गया। और अब तीसरी चीज, वो सारी कंपनियां कंट्रीज, क्योंकि वो छोटी कंट्रीज हैं और डोमेस्टिक मार्केट कम थी, तो इसलिए वो बहुत सारे इंसेंटिव दे रहे थे। हमारे यहाँ सोच, ओरिजिनल सोच ये थी कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है तो हम ये क्यों दें। पर अब देखिए, और उसी में मैं पोस्ट एसीजेड रिफॉर्म की कमेटी में इन्वॉल्व था, क्योंकि अब आप क्योंकि हमारा पर कैपिटा जीडीपी ऑलरेडी $1000 पहुंच गया है, तो आप डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते। तो अब हमने प्रोडक्शन लिंक कर दिया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो ऑलमोस्ट वेरिएबल आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो जब आपने ये तीन चीज क्रिएट करी है तो आप एक कंपनीज और इंडस्ट्रीज को ये कॉन्फिडेंस देते हैं। और इसके कुछ अर्ली साइंस आने शुरू हो गए हैं क्या? दो तीन पैरामीटर्स मैं बता सकता हूँ। एक, आप पिछले 2 साल में देखिए हमारा एफडीआई ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। लास्ट ईयर तो वर्ल्ड में नंबर 1 था। दूसरा, आप जो देखेंगे कि पहले 6 महीने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के और इस 6 महीने जो रिजम्पशन है और जिस डिटर्मिनेशन से कंपनीज और इंडिविजुअल ने काम किया है टू कम बैक टू बिजनेस एज यूजुअल, वो है। और अब देखिए कि आप एमएनसी कंपनीज और दूसरे कंपनीज ने
इंस्टेड ऑफ, जैसे आपने बोला कि ट्रेडिशनल लो वैल्यू एडेड एरिया में काम करने के बजाय अब हब्स क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं कि इंडिया कैसे मूव कर सकता है। अब हम आएंगे तीन चार महत्वपूर्ण मुद्दों पे जिनके ऊपर आपकी राय दर्शक मित्रों को शायद पसंद आएगी, खासतौर से इकोनॉमी की है, क्योंकि आपका संबंध भी सारी जिंदगी इकोनॉमी से ही रहा है और आप महत्वपूर्ण दरअसल जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे भी जुड़े रहे हैं, उनके साथ लगातार आपका एक प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन भी होता रहा है। सबसे पहला मुद्दा जो मेरे विचार में, और मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा, स्टडी किया, रिसर्च किया, फॉरेन ट्रेड में पढ़ाता भी हूँ, जी वो है भारत के एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज गुड्स। 2014 सरदार साहब की सरकार जाती है और हमारे एक्सपोर्ट्स हैं मर्चेंडाइज गुड्स के 315 बिलियन डॉलर करीब करीब। और उसके बाद फिर उसमें एक उतार आता है और उसके बाद हम फिर पिछले साल 19-20 पे जाते हैं तो हम फिर वहीं खड़े आते हैं जहां 2014 में खड़े थे। और इस साल तो हम वियतनाम से भी नीचे चले गए ऑलमोस्ट। 2020 की बात है। 2015 में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई जिसमें मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार कोई ना कोई एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, कि मोदी जी से मुझे बहुत उम्मीद थी कि बहुत कुछ अच्छा होगा, और उन्होंने बहुत एक स्टीप टारगेट रखा उसके अंदर। वो टारगेट था 900 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स का, अगर आपको याद होगा पूरा, जी जी 2020 के लिए। लेकिन हम 2020 के अंदर भी 2014 के टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आए। मैंने उस समय एक बहुत कुछ इंटरेक्शंस हुए थे मेरे कुछ खास लोगों से, तो मैंने उनसे एक बात कही थी, आप ट्रेडिशनल चीजों के सहारे कब तक 314 के आसपास रहेंगे? बोलते नहीं बढ़ जाएंगे आगे। मैं कहा नहीं कर पाएंगे जब तक आप न्यू एज में नहीं जाएंगे। जी तो आप, उन्होंने कहा कि आपका क्या मतलब है न्यू एज से? मैंने कहा देखिए, दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट का पूरा एक धरती ही बदल रही है, हम उसे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? ये बात थी 2015 के आसपास की। और तब मैंने उनसे दो बातें कही थी सर। वो कहने लगे क्या है? मैं कहा सबसे पहले आप ये सोचिए कि आने वाले समय में हमारी दो इंडस्ट्री, दो का मैंने नाम गिनाया था, दो इंडस्ट्री ऐसी होंगी जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होंगी सर। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होंगी, सबसे प्रेस्टिजियस होंगी और कुछ लोगों के पास होंगी। तो बोलती वो क्या है? मैंने कहा वो है, एक तो है सेमीकंडक्टर चिप्स। कहता है दूसरा? मैंने कहा दूसरा है जिसकी कंपनी भी आपके पास है, द रेयर अर्थ। मैंने कहा आज, अब मैं 2020 में मुड़ के वापस देखता हूं तो दुनिया में तीन चार देश, ताइवान, कोरिया, अमेरिका, इनकी प्रभुत्व है सेमीकंडक्टर में। चाइना भी नहीं आ पाया वहां पे। अब उन्होंने 5 साल का प्लान बनाया कि 2025 तक हमें वर्ल्ड पावर बनना है इसके अंदर। खैर बनेंगे नहीं बनेंगे तो समय बताएगा। हमने उस बारे में कोई सोच प्रारंभ नहीं की। रेयर अर्थ, हमारी भारत सरकार की रेयर अर्थ कंपनी जाने कब से काम कर रही है, और हमारे पास ऑलमोस्ट करीब करीब 6% के आसपास के दुनिया के रिजर्व्स हैं, जो शायद मुझे लगता है कि दुनिया के बड़े बड़े कई देश आपस में कंबाइन कर ले तो उनके पास नहीं है। ऑलमोस्ट वी कम टू सेकंड और थर्ड पोजीशन एज फार एज दोस रेयर अर्थ रिजर्व्स, जो जिसको हम यूज कर सकते हैं। ना उसके बिना सबमरीन चलती है, ना स्पेसक्राफ्ट चलता है, ना मोबाइल चलता है, ना आपकी ऑटोमोबाइल चलते हैं। ये बात 2015 की आई गई हो गई सर, और ये नोटेड है सर राइटिंग के अंदर। आज भी हम वही खड़े हैं, कोई विचार नहीं होता है। हम न्यू एज के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं सर? हम, पता नहीं क्यों मैं सोचता हूं कि हम, आप शायद चीन के आगे जाने का यही एक कारण था कि चीन ने रेयर अर्थ 1990 में स्टार्ट किया था। हम सोच नहीं पाते हैं। हम पता नहीं क्यों अपने ट्रेडिशनल गुड्स, वही गारमेंट्स और वही उन्हीं में लगे रह जाते हैं, वही केमिकल्स हैं। और वही जब मैं कार्गो कॉम्प्लेक्स में जाता हूं भारत के, और जब मैं उनके एक्सपोर्ट का कॉम्प्लेक्शन देखता हूं तो जो आज से 20 साल पहले था आज भी वही है, और वहां भी हम बांग्लादेश से पिछड़ गए। सर क्या चीज ब्लॉक कर रही है हमको? कौन सी ऐसी चीजें जो हमें रोक रही है, जो आगे ही नहीं आने देती है? तो इसमें ये है वोरा जी कि जो चेंज, एक तो चेंज में टाइम लगता है, दूसरा जो है बहुत सारे एरियाज हैं जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और उसके अलावा भी
अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर हमको जो अभी हमारी करंट इकोनॉमी है 2.8 ट्रिलियन, उससे जब अगर हम 5 ट्रिलियन में फोकस करना है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो 5 ट्रिलियन का अगर मैं ब्रॉड पैमाना देखूं, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपेक्टेड है, 1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर से एक्सपेक्टेड है, और 3 ट्रिलियन सर्विसेज से एक्सपेक्टेड है। और जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, वो करंट सर्कमस्टांसेस में आई थिंक दो तीन चीज, जैसे आप तो भूशास्त्र भी जानते हैं, आप तो और भी बहुत सारी विद्याएं जानते हैं, तो शायद वो सितारे अब राइट टाइम पे सब जगह अलाइंड है, क्योंकि तीन चार चीजें हो रही हैं। एक देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक समीकरण है, आज वो बहुत क्लोजली मिक्स हो गए। पहले लोग बोलते थे कि जियोपॉलिटिक्स अलग है और आर्थिक विकास अलग है, तो तभी आपको पता है कि यूएस और बाकी सारी कंट्रीज सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ आप हो तो रही है। जियो पॉलिटिक्स के गुरु हैं सर। जी। सो अब क्या है कि जब जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक विकास का एक क्लोज समीकरण हो गया है, दूसरी चीज जो सप्लाई चेन, जो जब पिछले साल जो इतनी टोटली टूट गई, बुरी तरीके से इफेक्ट हो गई, तो अब लोगों को रियलाइजेशन है कि पहले फोकस था कि कितना बड़ा मेरा स्केल हो सकता है जिससे मेरी कॉस्ट सबसे कम, तो जी। शायद एक या दो कंट्रीज में था। अब फोकस ये है कि एक्चुअली मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन ही चाहिए, क्योंकि जो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा भी पे कर रहा हूँ, वो मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट है। तीसरी चीज जो आपने कही कि आजकल की जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्री 4.0 है, तो अगर हम उन चीजों को यूज करेंगे, तो अगर आपका स्केल किसी एरिया में छोटा भी है, तो तब भी आपको एक्चुअली कॉस्ट एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अगर आप इन तीन चीजों को देखेंगे, तो इन तीन चीजों से लिंक करके आप देखेंगे कि अब जो नया प्रोडक्शन और जो नेक्स्ट न्यू वेव आ रही है, उसमें इंडिया के सितारे डेफिनेटली पहले से बेटर हैं। और जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे आज तक आपने बोला, इवन हेल्थ केयर में देखिए, तो सब इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बोला जाता है। बट जब मैन्युफैक्चरिंग वैक्स से ज्यादा जब हमने सप्लाई करा, कल ही इंडो क्वाड की जो मीटिंग हुई, और चारों देश ने बोला है कि एक्चुअली जो आप बाकी चीज बना रहे हैं वो तो नहीं, पर अब जो लेटेस्ट जो सिंगल डोज की वैक्सीन आ रही है, उसका फर्स्ट एंड बिगेस्ट प्रोडक्शन स्केल का यहाँ पे होगा। तो उसी तरह जो हमारी अभी तक कंपनीज ज्यादातर जेनेरिक में फोकस करती थी कि हम जेनेरिक मेडिसिन बना दें और उसको कर दें, अब अगर वो कंबाइन करेंगी, आप देखिए कि कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छी मेडिसिन कंपनी जो अभी मीडियम स्केल पे हैं, बट एपीआईज और हायर एंड पे फोकस करने लगी हैं, तो वो धीमे धीमे ऊपर चढ़ने लगेंगी। तो इस तरह से न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं। अब वो न्यूक्लियस कितनी जल्दी ग्रो होते हैं और कितने फास्ट ग्रो होते हैं, ये हमें देखना है। ये इम्पोर्टेंट बात कही इन्होंने। होता क्या है ना, भारत सरकार के अंदर स्कीम्स बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब धरती पर पहुंचती हैं तो शायद इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिस उत्साह की जरूरत होती है, जिस जोश की जरूरत होती है, वो जमीन पे नजर नहीं आता है। इस बात को मैं क्योंकि उस जमीन से जुड़ा रहा हूँ, उन विभागों से भी जुड़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो वहां पर कैसे काम होते हैं। तो वहां तक आते आते चीजें फ्लैट हो जाती हैं और जो ओरिजिनल स्वरूप होता है वो जमीन पे आके नजर नहीं आता है। जी। आ, इसके अलावा ये हमने बात की एक्सपोर्ट्स की, और शायद मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि क्वेड के अंदर एक चीज रिवील नहीं की गई है जनता को, वो रेयर अर्थ है, जिसको
जनता के सामने जाहिर नहीं किया गया है, चारों देशों की जनता के सामने, लेकिन जी, उसकी बैकडोर मीटिंग में इसके ऊपर बात हुई है, क्योंकि चाइना की 60% मोनोपोली है उसके ऊपर, जो पहले 90% थी। और कहीं ना कहीं इवन जापान को उसके सामने झुकना पड़ा था, चीन के सामने कुछ वर्ष पहले, ऑलमोस्ट ऑन द नीज जिसे कह सकते हैं। तो बहुत बुरी जी, हालत हुई थी। आज भी अमेरिका भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, मिनरल्स वहां भेजते हैं और वहां से बनवा के वापस लेते हैं, पर डिपेंडेंस हो गई ना एक देखा जाए तो। है पिक्चर तो तो बहुत। रेवोल्यूशन जैसे बोलते हैं, कभी कभी रेवोल्यूशन में टाइम लगता है, तो मैं ऐसे देखता हूँ कि डायरेक्शन क्या है, टाइम लग सकता है, पर अगर जैसे आपने बोला फोकस होगा तो डेफिनेटली ट्रैजेक्टरी चेंज होगी। कभी कभी क्या होता है ना सर, आप लखनऊ से है ना, तो हम नवाबों की गाड़ी अक्सर छूट जाया करती हाँ, है। तो इसीलिए, बट अब जो न्यू इंडिया है, नया इंडिया है, वो पहले आप नहीं बोलता है, वो बोलता है पहले हम सब। सो पहले तुम या पहले आप नहीं, पहले हम सब। हाँ, ये बात सही है। और एक एक आखिरी सेगमेंट और लेना चाहूंगा। जी, आम जनता, स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, नीयत भी अच्छी है, और उसके पीछे जो लोग चाहते हैं, सरकारें चाहती हैं, वो भी अच्छा है। पर अल्टीमेटली हर चीज सिमट जाती है एक जगह पर आकर, और वो एक जगह है, क्या आम आदमी का स्तर, क्या आम आदमी की पॉकेट के अंदर मनी जो आनी चाहिए उसमें कुछ सुधार है? और डेटाज ये बताते हैं कि उसमें सुधार नहीं है। पिछले कुछ सालों से लोगों की जो माली हालत है वो कमजोर हुई है। अब अगर हम $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, या 3 की हो, या 4 की हो, या 5 की भी हो जाए, हो सकता है अगले 6-7 साल तक, 2026-27 तक पहुंच भी जाए वहां तक। अगर एक आम इंसान की हालत, माली हालत नहीं सुधरती है, और 82 करोड़ लोग, 135 करोड़ में ऐसे हैं जो अपने पैसे से 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें सस्ता अनाज सरकार को देना पड़ता है। यानी कि पावर्टी जो है, अब कोरोना के बाद जो पहले करीब करीब 20-22% के आसपास आकी जा रही थी, बांग्लादेश की भी इतनी थी, अब वो बढ़कर 30% क्रॉस हो गई है, जो पावर्टी लाइन के नीचे लोग हैं। यहां पर इन स्थितियों में जब आम इंसान की हालत, ये सिर्फ पावर्टी लाइन के नीचे वालों की हालत नहीं है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनकी परिस्थितियां पिछले 2-3 साल में बहुत खराब हुई हैं। क्या मायने रह जाते हैं, आप 3 ट्रिलियन हो या 5 ट्रिलियन हो, अगर एक आम इंसान जो सड़क पर है उसकी माली हालत में सुधार ना हो? जी। तो देखिए, जब अगर जीडीपी ग्रोथ होगी, और आर्थिक विकास होगा, तो आज की दुनिया में आर्थिक विकास जो है वो रोजगार सृजन या पर कैपिटा जीडीपी को ग्रो करे बिना नहीं हो पाएगा। तो जैसे आपने बोला कि कैसे आम आदमी का विकास कैसे होगा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ेगी। धुरी अ, तो वही है ना, अल्टीमेटली हर जी, चीज की धुरी तो वही है ना, एक्सिस तो जी, वही है ना। जी, एकदम सही बात है। तो आप देखिए, तीन चार चीजें हो रही हैं। एक तो देखिए, जब अगर ये सब चीजें आप कर रहे हैं आर्थिक विकास के लिए, तो जो आपको लोग चाहिए होंगे, दूसरी चीज बड़ी फोकस आ रही है कि स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि एक हम बहुत बड़ा गैप देखते हैं। एक तरफ हम बोलते हैं कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट वर्ल्ड में अगले, अभी नहीं, 2030 तक कंटिन्यूअसली जो हमारे 18 से 59 ईयर्स के जो एम्प्लॉयबल लोग हैं, वो इंडिया के जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप कंपनीज को देखिए, तो कंटिन्यूअसली ये सर्वे आता रहता है कि जो एक्चुअली इंजीनियर हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर सबसे कम। तो ये दो धुरी, जैसे ये दोनों वर्ल्ड मिलेंगे कैसे? तो इन दोनों वर्ल्ड को जो मिलना है, उसी का समन्वय करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है कि आप ये करिए। क्योंकि अगर आप किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें,
तो एक्चुअली वोकेशनल ट्रेनिंग या जो स्किल डेवलपमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स वोकेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं। तो आपको हाई क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना होगा। दूसरी चीज जो हो रही है कि अगर आप ये एमएसएमईज का इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे किसी भी विकसित देश में, जो है अगर एमएसएमई ही एक्चुअली रीड होता है 85 से 90%, कभी कभी उससे भी ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो यहाँ होता है। तो अगर एमएसएमई को हम डेवलप कर पाए जो कि वो सप्लाई कर पाएगा, एफिशिएंटली बनाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। और तीसरी चीज जो एक इंडिया में फिर से जैसे अभी आपने बात किया नया इंडिया या न्यू इंडिया है, जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम एक जो बन रहा है। आप देखिए कि बहुत सारे जो युवा हैं वो एक नई सोच से, और ये सब बहुत, हर कोई सिर्फ दुनिया को कैप्चर करने के लिए नहीं, अपने एरिया में, अपने रीजन में, इंडिया में ही नई सर्विसेज लॉन्च करने का वो हो रहा है। और ये चीजें पिछले 5-10 साल में देखी जा रही हैं। अब आप अगर पिछले साल का ही आंकड़ा देखें तो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड का नंबर 3 है। और आप वो बड़े बड़े बिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स को छोड़ दें, अगर आप एक्चुअली सिर्फ नए स्टार्टअप देखें तो वर्ल्ड में जो नए स्टार्टअप जो फंड हुए और जो सरवाइव हुए, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ 2020 में एक्चुअली इंडिया में हुई। भारत में हुई है। तो तो ये 3 फैक्टर, स्किल डेवलपमेंट से आप ट्रेडिशनल सर्विसेज का गैप मीट करें, एमएसएमई से बेस बढ़ाएं जिससे कि बहुत सारी और थिंग जैसे कि माइग्रेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, और थर्ड स्टार्टअप। और चौथी चीज है जो कई नई तरह की इंडस्ट्री आ रही है जो कि आप कह सकते हैं कि उस तरह की सर्विसेज पहले सोची नहीं गई थी। जैसे अगर ई कॉमर्स आप लें तो ई कॉमर्स में बहुत सारे वेंडर और पार्टनर्स का बहुत योगदान रहता है। तो वहाँ पे नई जॉब आ रही है। आप कोई भी ई डिलीवरी लें तो जो किसी भी ई कॉमर्स ई डिलीवरी के सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के जो सिर्फ डिलीवरी वाले लोग हैं, ये जॉब तो करीब 3 साल पहले ये इमेजिन ही नहीं करा जाता था कि ये हो रहा है। तो इस तरह से ये 3 या 4 नए वो आएंगे। और अगर इसमें आ रहे हैं और इसमें लोग जिनको बहुत हाईली स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए, अगर आ सकते हैं, अगर आप उनको इनकम दे सकते हैं, तो उसी तरह से हमारा स्तर इम्प्रूव होगा। बहुत अच्छी बात कही है। और स्टार्टअप के बारे में तो मैं भी कहना चाहूंगा कि भारत ने बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। भारत के नौजवानों को एक तरह से हमारा सलाम है कि उन्होंने जोशो खरोश के साथ इसमें जो जंप किया है वो अपने आप में कभी कभी मुझे भी अचंभित कर जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आ रहे हैं। खासतौर से अब तो बहुत सारे आपके यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं और डेकाकॉर्न्स भी बनने शुरू हो गए हैं। तो जी जी बेशक तरक्की हो रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ कोनों से डेफिनेटली भारत चमकता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। और जो स्कीम्स जो जो भी लॉन्च हो रही हैं वो आशावादी स्कीम्स हैं, ऊपर से बनकर भी आ रही हैं, सहयोग भी मिल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। भारत के भविष्य के प्रति मैं भी बहुत आशान्वित हूं कि भारत आगे आएगा, जरूर आएगा। हाँ, थोड़ा सा हम एलिफेंट है तो धीरे चलते हैं, हमारी भी आदत सी हो गई है। हम तेज स्पीड से चल नहीं पाते हैं, ड्रैगन की स्पीड पे नहीं आ पाते हैं, या बांग्ला टाइगर की स्पीड पर हम नहीं आ पाते हैं। और थोड़ा बहुत ये प्रोडक्टिविटी। देखिए मेक जी जी जी, आप कहिए। शायद जी, शायद कुछ संपर्क में कुछ। जी जी, जी कहिए जी। कहिए। तो मैं कह रहा था कि इसीलिए देखिए जो मेक इन इंडिया का लोगो है वो टाइगर है और एलिफेंट नहीं है। एलिफेंट पुरानी जगह में मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ, इसके साथ अब हम एक प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले, क्योंकि समय सीमा भी हो जाती है, एक जी जी हम आखिरी कुछ एक अच्छी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे कि
आने वाले भारत की दशा और दिशा क्या होगी, वो हम श्रीवास्तव जी से पूछेंगे। क्या उम्मीद करें हम, हमारे जैसे जो बहुत सारे जो नए युवा हैं भारत के, एक नया आशा का जो संचार हो रहा है, वो आने वाले वर्षों में क्या उम्मीद करें जॉब्स के बारे में, और खास तौर से उनके जो एक फाइनेंशियल जो उनका लेवल है वो उनका ऊपर उठ पाए, इसके बारे में आप आखिरी टिप्पणी करना चाहें तो? जी। तो अंत में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं कि अ, जो सक्सेस होता है, सक्सेस इज़ अ जर्नी, ये डेस्टिनेशन बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, तो उसके लिए जो अगर सरकार, कंपनीज और इंडिविजुअल्स, हम तीनों को एक एक दिशा में एकजुट होके काम करना है और फोकस ये लाना है कि कैसे जो भारत है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल समीकरण में एक आर्थिक केंद्र बिंदु बन जाए। अगर एक आर्थिक केंद्र बिंदु बनेगा भारत, तो जो जीडीपी ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, उससे रिलेटेड जो सोशल डिविडेंड होंगे कि लोगों की हेल्थ केयर बेटर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, ये सारे एडवांटेजेस आ जाएंगे। और उसके लिए जो हमें खास ये चीजें करनी है कि हमें एक बुद्धिमत्ता के संग विस्तार कैसे हो, मौलिक सोच में चेंज लाना है। आपने भी इन सब चीजों में करा, और रियली बिलीव करना है। और ये 2020 और कोविड ने हमें रियली सिखाया है कि जो हर चैलेंज होता है उसी में अपॉर्चुनिटी होती है। आज के जो पेन पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको ही सॉल्व करेंगे और उसमें ही फोकस करेंगे, तो उसी में अपॉर्चुनिटी होती है। और एंड में मैं श्री बुद्ध जी का एक सेइंग बोलना चाहूंगा कि हर इंटेलिजेंट क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो हर आदमी, हर कंपनी और हर इंडस्ट्री और हर गवर्नमेंट को पता है कि उन्हें सही चीज क्या करनी है। अब सवाल यह है कि वो कितनी जल्दी वो सही चीज करते हैं और कितना फोकस्ड रहते हैं। बहुत सुंदर बात कही है, और बहुत खुलकर अपने विचार रखे संजय श्रीवास्तव जी ने। दरअसल हम सभी जो भारतीय नागरिक हैं, हम सभी चाहते हैं कि भारत की तरक्की हो, भारत आगे बढ़े, तेज गति से आगे बढ़े, और जो हमारी माली स्थिति है एक आम भारतीय की वो बेहतर हो। हमें जो झोपड़पट्टी की स्थितियां हैं वो कम से कम नजर आए। भारत के अंदर लोगों की जो खास तौर से पर कैपिटा इनकम है वो रियल टर्म्स में बढ़े, वो सिर्फ एक कागजी तौर पर ना बढ़े कि हम कागजों में दिखा दे कि $1877 है, जो बांग्लादेश से भी इस साल कम हो गई है। वो रियल टर्म में दिखनी चाहिए कि हाँ, एक व्यक्ति अपने घर के अंदर खुशहाल है, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने बच्चों को ढंग से खाना दे सकता है, जहाँ पे अ, आज हिंदुस्तान में 5 साल से नीचे के 70-80% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जहां पर गुजरात जैसी समृद्ध स्टेट के अंदर 80% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है 5 साल से नीचे। ये अभी हमने एक प्रोग्राम किया था कुछ ही दिन पहले। मैं बच्चों को स्वस्थ देखना चाहता हूं, वो एक ऐसा भारत जहां भारत के बच्चे स्वस्थ हों, जिनके कंधे मजबूत हों, क्योंकि ये मजबूत कंधे आगे जाके भारत का बोझ उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि परिवार के अंदर वो पेरेंट्स जो मेहनत करते हैं दिन रात, किसी भी ओहदे पे हो, किसी पद पर हो, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं, ताकि वो स्कूल जाएं। उन स्कूलों के अंदर शिक्षक हों, ऐसा ना हो कि जो 12 लाख पोस्ट खाली पड़ी है वो खाली पड़ी रह जाए, सैंक्शन पोस्ट, उन्हें भरे, बच्चों को शिक्षित करें। मैं चाहता हूं कि उनके लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हों, जहां पे बच्चे बेहतर हो सके, जहां आम आदमी का स्वास्थ्य बेहतर हो, और जहां पर आशा हो, जहां पर उनको पानी मिले, खाना मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले। यही जीवन के मूल, एक तरह से कहा जाए कि एक हमारे आधार हैं। आज जैसे कि एक कार्यक्रम में बहुत एक प्रसिद्ध सिंगर हैं, उषा उत्थुप जी, और हम उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बात सिर्फ बात इतनी सी थी, कहते हैं हर राजनीतिक पार्टी, सब लोग आते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं, पर इन सब की भी सिर्फ 3 बातें नहीं होती, रोटी, कपड़ा और मकान की बात नहीं होती। आम इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इज्जत से रोटी मिल जाए, इज्जत से कपड़ा मिले,
इज्जत से रहने को एक मकान मिले, यही तो चाहिए एक आम इंसान की, वही एक आकांक्षा है। वो कोई बहुत बड़े पदों पर शायद नहीं जाना चाहता, लेकिन खुशहाल रहना चाहता है अपने छोटे से घर में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आने वाला भारत अगले कुछ सालों में एक खुशहाल भारत होगा, क्योंकि एक हैप्पी कंट्री ही सबसे बेहतर माना जाता है। और अब अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स में थोड़ा ऊपर आ जाएं दुनिया के अंदर, तो शायद वही हमारा एक असली पैमाना होगा, जहां पे हम ये कह पाएंगे कि हाँ, ये भारत जो है, समृद्ध हो या ना हो, खुशहाल जरूर है। और वही हमारी आकांक्षा भी है, वही इच्छा भी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम हाथ जोड़ के संजय श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करेंगे कि वो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे शो में आए। दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी आपके सामने फिर आएंगे एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ, एक नए विद्वान के साथ। तो बस एक चीज मैं ऐड करूंगा सिर्फ जी, आपकी लास्ट बात से, जी, कि हमें उम्मीद ये है कि हम खुशहाल और समृद्ध दोनों हों, हम एक क्यों चूज करें। तो यही हमारा विजन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका वोरा जी, और आपके दर्शकों का भी। मुझे बहुत अच्छा लगा शो पे आके। मुझे उम्मीद है कि आपको भी जी, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, विचार। हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हम भी बहुत प्रसन्न हैं, हमारा चैनल आपके आने से गौरवान्वित हुआ है और वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट। सो दर्शक मित्रों, हमें दीजिए आज्ञा, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी और संजय जी का बहुत-बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।